एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे बोल्शेविक रिवॉल्यूशन की, यानी कि बोल्शेविक क्रांति की, जो कि रूस में 1917 में हुई। इस वीडियो में हम देखेंगे कि बोल्शेविक क्रांति की पृष्ठभूमि क्या रही, इसके होने के पीछे के क्या कारण रहे, इसका प्रभाव किस प्रकार से अलग अलग वर्गों पर पड़ा और इसके परिणाम क्या निकले। तो इन सबको अच्छे से समझने के लिए आप लोग वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब यदि हम बात करें बोल्शेविक क्रांति की पृष्ठभूमि की, तो हम देखते हैं कि रूस में बोल्शेविक क्रांति की शुरुआत कुछ इस प्रकार से हुई कि बोल्शेविक क्रांति की नींव फरवरी क्रांति ने डाली। फरवरी क्रांति रूस में 1905 में हुई थी, लेकिन कहते हैं कि फरवरी की क्रांति तो महज एक शुरुआत थी। शुरुआत एक ऐसी लंबी व जटिल प्रक्रिया की जिसकी परिणति 1917 की बोल्शेविक क्रांति में शुरू हुई। ये क्रांति कई राजनीतिक उठापटकों के बीच ही अचानक से बोल्शेविकों की सत्ता प्राप्त करने के अवसर में संभव हुई। तो होता क्या है कि सबसे पहले यदि हम बात करें बोल्शेविक क्रांति क्या थी, तो हम कह सकते हैं कि रूस में जो 1917 में क्रांति हुई उसे बोल्शेविक क्रांति कहा जाता है, क्योंकि बोल्शेविक नाम के एक राजनीतिक समूह ने इस क्रांति में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और क्रांति की दशा को और दिशा को उन्होंने निर्धारित किया था, इसलिए इसका नाम बोल्शेविक क्रांति पड़ गया। वहीं दूसरी ओर हम बोल्शेविक अर्थ या फिर बोल्शेविक शब्द का अर्थ समझें तो हम कह सकते हैं कि ये जो शब्द था इसकी उत्पत्ति रूसी शब्द बोल्शिन्स्वो से हुई। बोल्शिन्स्वो का मतलब होता है बहुसंख्यक, ठीक है। इस प्रकार जब 1903 में रूसी सामाजिक जनतांत्रिक पार्टी की दूसरी कांग्रेस में इस बात पर मतभेद सामने आया कि पार्टी को कैसे रास्ते अपनाने चाहिए और कैसे लोगों को इसमें एक सदस्य के रूप में शामिल होना चाहिए, तो हम देखते हैं कि क्रांति का ये दौर पूरी तरीके से बोल्शेविकों के वर्चस्व का था। तो इसमें लेनिन जो थे वो एकदम से प्रतिबद्ध व योग्य क्रांतिकारियों को सदस्य के रूप में लेने के पक्ष में थे, ठीक है। जबकि वहीं दूसरे जो नेता थे मार्तोव, जो कि उस दौर के बहुत अन्य प्रभावी नेता थे, ज़्यादा व्यापकता अपनाने की बात कर रहे थे। तो इन दोनों के विवाद के बीच में क्या होता है, पार्टी जो होती है वो दो भागों में बढ़ जाती है। लेनिन के साथ ज़्यादातर लोग आ जाते हैं, तो इसलिए इन्हें बोल्शेविक कहा गया। वहीं मार्तोव के दल को मेंशेविक का नाम दे दिया गया, ठीक है। पार्टी का अखबार इस्कारा मेंशेविकों के हाथों में ही रहा। इस विभाजन ने रूसी सामाजिक जनतांत्रिक पार्टी को कमज़ोर कर दिया। सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात ये थी कि ये विभाजन तब हुआ जब रूस पहली क्रांति 1905 की कगार पर खड़ा था। समय के साथ साथ मेंशेविक धीरे धीरे जर्मन सामाजिक जनतांत्रिक पार्टी की तरह बनते गए, जबकि लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक पार्टी ने पारंपरिक मार्क्सवादी धारणाओं से अलग जाकर महत्वपूर्ण निर्णय लिए। जुलाई 1905 में लेनिन ने एक पर्चा लिखा, समाजवादी जनतांत्रिक पार्टी की दो रणनीतियां लिखी। इसमें उन्होंने कहा कि रूस को अलग अलग रास्ता अपनाना पड़ेगा। तो यदि हम बात करें कि इस पर्चे में जो लेनिन लिखते हैं, उस पर्चे में वो लिखते हैं कि रूस को भी उन सभी अवस्थाओं से गुजरना पड़ेगा जिनसे फ्रांस 1789 की क्रांति के बाद गुजरा, लेकिन नेतृत्व बुर्जुआ वर्ग नहीं बल्कि मजदूर वर्ग, किसान को अपने साथ लेकर आएगा। मार्क्सवादी धारणा के अनुसार किसान क्रांति नहीं कर सकते थे। लेनिन ऐसा उस पर्चे में कहते हैं अपने, ठीक है, कि मार्क्सवादी धारणा के अनुसार किसान क्रांति नहीं कर सकते। लेकिन लेनिन का कहना था कि रूस में बुर्जुआ की अपेक्षा अमीर और मध्यम दर्जे के किसान ज़्यादा अच्छे सहयोगी साबित हो सकते हैं। उनका मानना था कि रूसी बुर्जुआ कायर और कमज़ोर है, जो क्रांति में साथ देने की बजाय धोखा दे सकते हैं और शासक वर्ग से समझौता कर सकते हैं, बड़ी स्टेट को छुड़ाने में रुचि ले सकते हैं। और इस पर्चे में लेनिन ने ज़ारशाही को उखाड़ फेंकने के बाद की स्थिति का भी एक अनुमान लगा लिया था, या फिर कहें कि कल्पना कर ली थी। समाजवाद के लिए वो कहते हैं कि ज़रूरी था कि विकसित देशों के विकसित सर्वहारा समाजवादी क्रांति करे, तभी रूस बुर्जुआ जनतंत्र को लांघकर समाजवादी व्यवस्था ला सकता था। तो ये लेनिन का विचार था, जिसका विवरण उन्होंने उस पर्चे के माध्यम से दिया। तो होता क्या है, इस प्रकार बोल्शेविकों के द्वारा ज़ारशाही उखाड़ फेंकने के बाद भी स्थिति का अनुमान लेनिन को था, लेकिन वे या उनके अनुयायी इस मामले में गलत साबित हुए कि पहली समाजवादी क्रांति जर्मनी या अन्य विकसित औद्योगिक देशों में होगी। ऐसा कुछ नहीं हुआ, ठीक है।
और रूस अपनी मंजिल तक का सफ़र तय करने के लिए अकेला रह गया। तो वहीं लियोन ट्रॉट्स्की लेनिन की तरह ही करिश्माई व्यक्तित्व के नेता थे। विचारों में लेनिन के नज़दीक मेंशेविक पार्टी में लंबे समय तक रहने वाले ट्रॉट्स्की ने सेंट पीटर्सबर्ग के सोवियत में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेनिन से इनका मतभेद जिस बात को लेकर था वह था किसानों को लेकर निश्चित ही थे। उनका मानना था कि 1905 की क्रांति के असफल होने में किसानों की भी भूमिका थी। वहीं यदि हम बात करें फरवरी क्रांति के बाद होता क्या है, रूस में रूसी व्यवस्था अंतर्विरोध खुलकर सामने आने लगी। यानी कि रूस में जो भी विरोध थे, एक आंतरिक विरोध जो चल रहा था रूस में, वो खुलकर सामने आने लगा फरवरी क्रांति के बाद। और समय के साथ साथ ये और ज़्यादा तेज़ होने लगा। राजकुमार लोव के नेतृत्व वाली जो एक अस्थायी सरकार थी, जो कि उदारवादी ताकतों का प्रतिनिधित्व कर रही थी, युद्ध में भागीदारी को बनाए रखने के प्रति प्रतिबद्ध थी। लेकिन पेट्रोग्राद जो थी, जगह का नाम है, जो रूस की राजधानी थी, ठीक है, तो सोवियत रेडिकल ताकतों का जमावड़ा होता जा रहा था। वे जनतांत्रिक मूल्यों को लाने, भू साम्राज्य को खत्म करने और काम के घंटे को 8 घंटे तक तय करने के पक्ष में थे। साथ ही वे दूसरे देशों में सर्वहारा के साथ संवाद स्थापित कर युद्ध को रोकना चाहते थे। यानी पेट्रोग्राद के जो निवासी थे वो चाहते थे कि युद्ध रुक जाए, और राजकुमार लोव भी यही चाहते थे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा था, ना हुआ, ठीक है। इस प्रकार हम देखते हैं कि 1905 की क्रांति के दौरान सर्वप्रथम सेंट पीटर्सबर्ग में गठित सोवियत कामगारों के प्रतिनिधियों की काउंसिल थी, जो आइसाक ड्यूशर के शब्दों में शीघ्र ही यानी कि जल्दी ही क्रांति की प्रमुख केंद्र स्थल बन गई। इस सोवियत के आदेश व प्रस्ताव सर्वमान्य थे, सबसे ज़्यादा माने जाते थे। किसी अन्य संसदीय स्थान की अनुपस्थिति में ये जनता की संसद थी, जो उस वक्त रूस में सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व प्रदान करने वाली संस्था थी। 1914 में ज़ार के हटने के बाद इसे दोबारा से बनाया गया, दोबारा से गठित किया गया, और इसके सदस्य फैक्ट्री, वर्कशॉप और सेना के बैरक से चुने जाते थे। ये चुनाव स्थायी नहीं होता था, यानी कि इसमें जो लोग चुने जाते थे उन्हें कभी भी हटाया भी जा सकता था। स्थायी नहीं था, कुछ भी परमानेंट नहीं था, टेम्पररी था, ठीक है। चुनने वालों को किसी भी वक्त उनके बदले दूसरे को चुनने का अधिकार था। तो जिसके पश्चात हम देखते हैं कि होता क्या है कि ये रूस की तत्कालीन कार्यकारिणी परिषद भी थी, और इसके आदेश का पालन फैक्ट्री, रेलवे, डाकघरों और सेना में एक समान लागू होते थे। वास्तव में तत्कालीन अस्थायी सरकार सेंट पीटर्सबर्ग सोवियत की कठपुतली मात्र थी। तो इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि फरवरी क्रांति के बाद तो शहर हो या गांव, सारे के सारे रूस में लगातार सोवियत बनते गए। इसमें कुलीन और मध्य वर्ग के लिए कोई जगह नहीं थी। अगस्त 1917 तक रूस में कुल 600 सोवियत हो गए थे। उन्होंने धीरे धीरे सरकार के सारे कार्यभार संभाल लिए। अप्रैल 1917 को लेनिन फिनलैंड से रूस पहुंचे और अपनी अप्रैल थीसिस जारी कर दी थी, जिसमें उन्होंने सारी शक्तियां सोवियतों को दे दी थी, और सोवियतों को का एक नया नारा दिया उन्होंने कि उनकी सारी शक्तियां सोवियतों को दे दी जाएं। और ये उनका नारा था, पूंजीवाद को धराशायी करना है और युद्ध को रोकना है। बुर्जुआ और मेंशेविक सर्वहारा को भ्रमित कर रहे थे, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ क्या हो रहा था, क्रांति समाजवादी दौर में प्रवेश कर चुकी थी। भूमि और बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो रहा था। पुलिस और सेना को ख़त्म कर दिया जा रहा था। पुलिस और सेना का एक रोल था, उसको ख़त्म कर दिया जा रहा था। उसकी कोई सुन ही नहीं रहा था, कोई नहीं मान रहा था। लेनिन की बातों को सुनने वाले बहुत ज़्यादा चौंक गए थे, शौक में थे, चकित थे। वे सोचने लगे कहीं लेनिन का माथा तो नहीं फिर गया है। लेनिन के कुछ प्रस्ताव जो कि बहुत इमेजिनेशन पे बेस्ड थे, बहुत काल्पनिक लग रहे थे, लेकिन धीरे धीरे हफ्ते दर हफ्ते ये बातें लोगों की समझ में आने लगी कि लेनिन ने कई लोगों को अपने विचारों के तहत पहल करने के लिए तैयार कर लिया है। तो होता क्या है, इस बीच तत्कालीन अस्थायी सरकार लोगों से धीरे धीरे कटती गई और लोग शांति और युद्ध विराम चाहते थे, लेकिन सरकार ज़ार के युद्ध के प्रति प्रतिबद्धताओं को बनाए रखना चाहती थी। धीरे धीरे विरोध और ज़्यादा तेज़ होता गया। अतः मई में नई सरकार गठित हुई। नेतृत्व जो किया वो राजकुमार लोव के हाथों में ही रहा, लेकिन इस नई सरकार में सोवियतों से 6 समाजवादियों को बतौर मंत्री के रूप में शामिल किया गया। लेकिन सरकार तत्कालीन समस्याओं को हल करने में पूर्व सरकार से भी ज़्यादा निकम्मी साबित हुई।
ठीक है, ये सरकार भी कुछ नहीं कर सकी और पहले वाली सरकार से भी ज़्यादा बेकार साबित हुई। आंतरिक मतभेद इस प्रकार थे कि उदारवादी गुट कुछ बड़े सुधारों को आगामी बैठक तक टालना चाह रहा था, जबकि समाजवादी गुट लोगों की तरफ से बढ़ते दबाव के चलते सुधारों को जल्द से जल्द लागू करने का आमादा था। आर्थिक स्थिति जो थी वो बद से बदतर होती जा रही थी। कामगारों ने मजदूरी बढ़ाने की मांग करनी शुरू की तो मिल मालिकों ने फैक्ट्री ही बंद कर दी। ठीक है, सरकार की तरफ से कामगारों को कोई सुरक्षा नहीं मिल रही थी। गैलिसिया में सैनिक आक्रमण की पराजय ने आग में घी डालने का काम किया। इसमें जो तूफान खड़ा हुआ उसे संभालने में एक अस्थायी सरकार पूरी तरीके से नाकामयाब रही और राजकुमार को पद त्यागना पड़ा अंत में। और जुलाई 1917 में केवल 3 महीने के अंदर अंदर तीसरी सरकार बनाई गई, लेकिन ये सरकारें किसी भी प्रकार का स्थायित्व प्रदान करने में सक्षम साबित नहीं हो रही थी। ठीक है, एकदम अक्षम साबित हो रही थी, जिससे क्या होता है, एक अपनी अक्षमता को समझते हुए सरकार से ज़्यादा रक्षात्मक रुख लेने लगी और अपना गुस्सा उन्होंने बोल्शेविकों पर उतारना शुरू कर दिया। यानी कि सरकार जो थी वो जब देखती है कि अब हम अक्षम साबित हो रहे हैं, अपने काम को नहीं कर पा रहे हैं पूर्ण रूप से, तो वो अपना गुस्सा बोल्शेविकों पर उतारना शुरू करती है। बोल्शेविक ही एक ऐसे समूह था, जिनोनवोव और कामेनेव, जो ऐसे ये जो नेता थे इनको गिरफ्तार कर लिया गया। ये लोग बहुत ज़्यादा शामिल थे, चीज़ों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे और इन्हीं की वजह से ये जो बोल्शेविक रेवोल्यूशन था ये आगे बढ़ रहा था। तो इन्होंने क्या किया, सरकार ने कि इन्हें गिरफ्तार कर लिया। लेनिन और जिनोविव किसी प्रकार फिनलैंड चले गए, लेकिन कामेनेव नहीं बच पाए। इसी समय क्या होता है, ट्रॉट्स्की और कुछ अन्य मेंशेविकों ने बोल्शेविकों का साथ देने का फैसला लिया। तो क्या होता है, जब वो साथ देने का फैसला लेते हैं कि ट्रॉट्स्की के हम लोग और कुछ मेंशेविक भी होते हैं जो बोल्शेविकों का साथ देने का फैसला लेते हैं, तो उन्हें भी सरकार द्वारा गिरफ्तार करा दिया जाता है। और इस प्रकार क्या होता है, गांव में लगातार उग्रता तेजी से बढ़ती गई, एक के बाद एक, दूसरे के बाद तीसरे। इस प्रकार सरकार के बनने और टूटने के नाटक से तंग किसानों ने अपने स्तर पर क्रांति करने का फैसला कर लिया। ठीक है, तो इस प्रकार किसान जो थे वो एकदम क्रांति के मूड में आ गए। ठीक है, तो हम देखते हैं कि उन्होंने भूस्वामियों के स्टेट पर कब्जा किया और स्थानीय भू समितियों की मदद से उन ज़मीनों पर खुद के खेती करना शुरू कर दिया। सेवा में भी किसान विद्रोह का प्रभाव पड़ा और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जवान गांव लौटने लगे। अगस्त 1914 में सेना द्वारा तख्तापलट का प्रयास किया गया। सेना प्रमुख जनरल कॉर्निलोव को केरेंस्की ने राजधानी आकर बोल्शेविकों के दमन में साथ देने को कहा, लेकिन कॉर्निलोव कुछ आगे की सोचने लगा और उसने सोचा कि अवसर का फ़ायदा उठाकर वे केवल बोल्शेविकों को नहीं बल्कि सोवियत, उदार समाजवादी व केरेंस्की तक का सफाया कर सकता है और सत्ता खुद ले सकता है। यानी कि यहाँ हर जो कुछ नेता जो थे जो कर सकते थे, जिनके हाथ में थोड़ी पावर थी, तो वो अपने बारे में सोच रहे थे, सब स्वार्थी हो रहे थे। तो हम देखते हैं कि ये केरेंस्की सरकार के लिए संकट का समय था और अब कॉर्निलोव के सैनिकों से बचने के लिए उसकी सरकार को केवल बोल्शेविक ही बचा सकते थे। लेकिन अधिकांश बोल्शेविक नेता जेल में डाल दिए गए थे और उन सबको कैद खाने से बाहर निकालने के अलावा कोई चारा नहीं था। तो होता क्या है, केरेंस्की ने ट्रॉट्स्की से कॉन्स्टेंट के नाविकों को बुलाने का आग्रह किया, रिक्वेस्ट की। वहाँ के नाविक जो थे वो बहुत ज़्यादा रेडिकल थे, ऑर्थोडॉक्स थे बहुत ज़्यादा, और वो शक्तिशाली थे, यानी कि रूढ़िवादी सोच के थे, वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थे। वे ट्रॉट्स्की के एक इशारे पर कुछ भी कर सकते थे। सोवियतों ने इस प्रति क्रांति से भिड़ने के लिए एक समिति बनाई और उधर कॉर्निसोव के सैनिक उसका साथ छोड़ने लगे थे। रेलवे कामगारों ने रेल बंद कर दी। टेलीग्राम ऑपरेटरों ने उसके संदेश को प्रसारित करने से मना कर दिया। केरेंस्की सरकार का विश्वास खो चुकी थी। ठीक है, केरेंस्की सरकार जो थी, केरेंस्की ने जो अपनी सरकार बनाई थी वो पूरी तरीके से विश्वास खो चुकी थी। 5वीं बार फिर सरकार का गठन हुआ। बोल्शेविकों ने सरकार का बहिष्कार जारी रखा। सोवियतों में इनकी संख्या बढ़ती जा रही थी। और होता क्या है, जब सोवियतों में इनकी संख्या बढ़ती है तो अक्टूबर 1917 रूस युद्ध में लगातार हार रहा था। सरकार ने राजधानी पेट्रोग्राद से मॉस्को ले जाने का विचार किया। बोल्शेविकों ने सोवियत के साथ मिलकर पेट्रोग्राद को क्रांति की राजधानी के रूप में बचाए रखने के लिए मोर्चा बांधा। उन्हें लगभग सभी पार्टियों का समर्थन मिला और सरकार को मुँह की खानी पड़ी। जाहिर सी बात है, सरकार हार गई, सरकार के बस में कुछ भी नहीं रहा था। अब भूमिगत रहते हुए भी लेनिन 9 अक्टूबर को पेट्रोग्राद पहुंचे और
10/2 के बहुमत से तय हुआ कि सशस्त्र विद्रोह कर दिया जाए और इसके बाद बोल्शेविक और सोवियतों ने मिलकर क्रांति की घड़ी की उल्टी गिनती गिननी शुरू कर दी। क्रांति के लिए 25 अक्टूबर यानी कि अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 7 नवंबर, 25 अक्टूबर ये रूस के कैलेंडर के हिसाब से था, ठीक है। तो अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 7 नवंबर की तारीख जो थी वो तय कर दी गई, जिसके बाद क्या होता है, सभी सोवियतों को शाम में बैठक करनी थी। तो क्रांति की शाम को अंतिम रूपरेखा तैयार कर ली गई। बोल्शेविक केंद्रीय के सदस्यों ने मिलिट्री क्रांति समिति के साथ मिलकर सरकार के विभिन्न भागों में सरकार तक को संभाल लिया। 25 तारीख को एकदम सुबह ही बोल्शेविक सक्रिय हो गए, शहर में महत्वपूर्ण जगह पर जमा हो गए। बोल्शेविकों ने सरकार के अधिकारियों को कब्जे में कर लिया। न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार केवल 2 के हताहत होने की खबर आई, यानी कि दो लोगों के मारे जाने की खबर आई, जबकि फरवरी वाली जो घटना थी उसमें 1000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे या फिर घायल हो गए थे, ऐसी न्यूज़ थी। दोपहर बाद लेनिन ने पेट्रोग्राद सोवियत की बैठक में कामगारों और किसानों की क्रांति की घोषणा कर दी। जनवरी 1918 में घोषणा की गई कि सभी तरह की देसी विदेशी ऋण रद्द किए जाएंगे। कारखानों में 8 घंटे काम करने का समय तय किया गया। विश्व में पहली बार औद्योगिक संसाधनों पर कामगारों के मालिकाना हक को वैध करार दिया गया। इनमें से कई योजनाएं पुनर्समीक्षित की गई और बाद में उलट भी दी गई, यानी कि लेनिन ने 25 तारीख को और 1917 में क्या किया, दोपहर के बाद लेनिन ने पेट्रोग्राद में सोवियत की बैठक में जो किसानों की क्रांति हुई थी उसकी घोषणा की, और ये जो क्रांति हुई ये सफल रही इसकी भी घोषणा की। जिसके बाद क्या होता है, 1918 में घोषणा की गई कि सभी तरह की देसी विदेशी जो टैक्सेस थे उसको ख़त्म कर दिया गया। कारखाने में काम करने के 8 घंटे तय कर दिए गए थे और पहली बार विश्व में, दुनिया में पहली बार औद्योगिक संसाधनों पर कामगारों के मालिकाना हक को वैध करार दिया गया। और इनमें से कई योजनाएं जो थी वो दोबारा बनाई गई और हटा भी दी गई, ठीक है, ज़रूरत के हिसाब से बनाई गई, ज़रूरत के हिसाब से हटा दी गई। तो जिसमें क्या होता है कि फरवरी से लेकर अक्टूबर तक की अवधि में घटनाएं इतनी तेज़ी से घटी कि किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक पार्टी वर्गों की ताकतों व कमजोरियों को जान रही थी और इससे पता चला कि पूंजीवादी वर्ग कमज़ोर था जबकि किसानों में क्रांतिकारी संभावनाएं थीं। इसी स्पष्ट समझ के आधार पर क्रांति के दूसरे दिन ही 3 अध्यादेश जारी किए गए, शांति, ब्रैड और भूमि। ये 3 ऐसे मुद्दे थे जो रूसी जनता के लिए प्राथमिकता रखते थे। वे युद्ध विराम करना चाहते थे और खाद्य संकट का समाधान तथा बड़ी भू संपत्तियों का पुनर्वितरण चाहते थे। भूमि के अध्यादेश में कहा गया कि निजी तौर पर भूमि किसी की नहीं रहेगी। राजशाही से जुड़ी तमाम संस्थाओं और रीति रिवाजों को खत्म करने की घोषणा भी की गई। सभी तरह के पद खत्म कर उनकी जगह सोवियत व्यवस्था लागू होनी थी। इसके अतिरिक्त स्त्री को पुरुष के बराबर का दर्जा तथा संयुक्त स्टॉक एक्सचेंज का राष्ट्रीयकरण किया गया। तो ये सारे काम किए गए, ये सारे परिणाम निकले, ठीक है, क्रांति के। जिसके पश्चात हम देखते हैं कि इसके पीछे के आखिर ऐसे कौन से कारण थे जिसकी वजह से बोल्शेविक क्रांति हुई। तो हम देखते हैं कि बोल्शेविक क्रांति के होने के कई कारण थे, जिनमें से कुछ इस प्रकार से। इस समय रूस में ज़ार निकोलस की निरंकुश और स्वेच्छाचारी शासन था। ये अपनी जनता को किसी भी प्रकार के अधिकार देने के लिए तैयार ही नहीं था। वहीं रूस में सामाजिक और आर्थिक रूप से विषमता थी, जहां उच्च वर्ग के लोगों को सारे अधिकार प्राप्त थे और निचले वर्ग के लिए कोई अधिकार नहीं थे, जिसके कारण निचले वर्ग के किसानों को और मजदूरों की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। वहीं हम देखते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध में बड़ी संख्या में लोगों को सेना में भर्ती, सैनिकों को वेतन नहीं दिया जा रहा था और इस युद्ध के कारण 1916 और 17 में भोजन की कमी भी इस क्रांति का एक कारण है। रूस में किसानों और मजदूरों की संख्या बहुत ज़्यादा थी, लेकिन उनकी स्थिति जो थी वो बहुत ही ज़्यादा बेकार थी। रूस में समाजवादी विचारधारा के प्रचार से लोगों के बीच एक समाजवाद की लहर आ गई थी। इसमें रूसी और गैर रूसी दोनों जनता शामिल थी। तो यही वजह थी बोल्शेविकों के टिके रहने और अक्टूबर क्रांति के बाद के महीनों में उनके प्रभाव के फैलते जाने की, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि ये जो बोल्शेविक क्रांति थी ये बहुत ही ज़्यादा इसके जो परिणाम निकले बहुत ही ज़्यादा मजदूरों के लिए, किसानों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे साबित हुए, ठीक है। अब यदि हम बात करें निष्कर्ष की, तो रूस में बोल्शेविक क्रांति के कारण ही ये एक विश्व शक्ति के रूप में दुनिया के सामने आया और इस क्रांति के बाद समाजवादी विचारधारा दुनिया के सामने आई और विभिन्न देशों ने, यानी कि अलग अलग देशों ने इसे अपनाया भी, जिसमें विश्व के विभिन्न देशों में ऐसे समाज की स्थापना हुई जहां वर्गों को महत्व नहीं दिया गया बल्कि
सबको समान अधिकार प्रदान किए गए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।